जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, अरबों का भारत पर आक्रमण। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस्लाम का उदय देखा था, राइज ऑफ इस्लाम। और आज हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अरबों का आक्रमण, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। देखिए, अरबों के आक्रमणों की अगर हम बात करें तो अरबों ने जो सबसे पहला आक्रमण, अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला आक्रमण भारत पे किया था वो 636 एडी में किया था। 636 एडी में अरबों का सबसे पहला आक्रमण भारत पे हुआ था। इसमें अरबों ने भारत का जो आज की डेट में जो मुंबई वाला पार्ट है, मुंबई जो उस टाइम पर बॉम्बे हुआ करता था, बंबई, उस क्षेत्र पर आक्रमण किया था अरबों ने। इस टाइम पर मैंने आपको बताया था, अरबों में मैंने कल आपको जब राइज ऑफ इस्लाम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब के जितने भी उत्तराधिकारी थे, ठीक, जिन्होंने बाद में उनकी जगह ली, वो क्या कहलाए? खलीफा। और मैंने आपको बताया था कि इसी इस्लाम में एक खलीफा थे उमर, जिनके कार्यकाल में सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ था। तो अरबों का जो सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था, सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था, तो वो उमर उस टाइम पे खलीफा थे। और ये 636 एडी में बंबई के निकट एक जगह है थाने। ठीक, बंबई के निकट एक जगह कौन सी है? थाने। यहां पर इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन इनका आक्रमण असफल हुआ था। ठीक, इनका आक्रमण, पहला आक्रमण जो इनका था वो असफल हुआ था, क्योंकि इस टाइम पर उस क्षेत्र में जो भारत में जो राज कर रहे थे वो थे राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट जो थे वो बहुत पावरफुल थे। तो जिसके कारण अरबों को पहली बार जब उन्होंने आक्रमण किया तो उनको हार का सामना करना पड़ा और वो वापस लौट गए। ठीक, तो पहली बार अरबों ने आक्रमण किया 636 एडी में, बॉम्बे के पास थाने में। ठीक, लेकिन इनका आक्रमण ये जो रहा वो असफल रहा। ठीक, इसके बाद जो डेट आती है वो आती है 711 ईडी। देखिए, कुछ बुकों में इसको 712 ईडी भी दिया है, तो कंफ्यूजन रहता है 711 और 712 में। कुछ किताबों ने बताया है 711 ईडी और कुछ किताबों ने इसको बताया है 712 ईडी। अब इस टाइम पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो खलीफा थे, अगर हम बात करें तो, ठीक, इस्लाम के जो पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रमुख खलीफा जो थे, ये थे अल वालिद। ठीक, ये कौन थे? अल वालिद उस टाइम पे खलीफा थे। और उन्होंने जिसको भेजा था आक्रमण करने के लिए भारत पर, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ठीक, उनके समय में सबसे पहला सफलतापूर्ण आक्रमण जो हुआ था वो भारत पर अरबों का हुआ था। सफलतापूर्ण इसलिए बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि 711 एडी में अरबों का जो आक्रमण हुआ था, इसमें अरब जीतने में कामयाब हो गए थे। और अरबों का, हमारे इंडिया का एक रीजन था उस टाइम पर, सिंध, ठीक, वहां पर अरबों का कब्जा हो गया था। तो अगर हम बात करें अरबों ने सबसे पहले भारत की कौन सी जगह पर कब्जा किया था, तो वो था सिंध। सबसे पहला सक्सेसफुल आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था सिंध में। ठीक, और ये कब हुआ था? 711 या 712 ईडी में। और आक्रमणकर्ता कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम ही वो शख्स थे जिन्होंने अरबों की नींव भारत में रखी थी। इन्हीं के समय में भारत पे सफल आक्रमण हुआ और उस टाइम पर सिंध के एक राजा थे जिनका नाम था दाहिर। दाहिर को इन्होंने हरा दिया था युद्ध में। तो सिंध के उस टाइम पर जो राजा थे
वो कौन थे? दाहिर। और दाहिर को किसने हराया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, तो कासिम ने सबसे पहला सफलतापूर्ण आक्रमण भारत पे किया था। देखिए, आक्रमण की अगर हम बात करेंगे तो पहला आक्रमण तो 636 एडी में हुआ था, लेकिन अगर सफलतापूर्ण आक्रमण की या सक्सेसफुल एक्सपेडिशन की बात करेंगे तो वो 711-712 एडी में हुआ था, जिसके खलीफा उस टाइम खलीफा कौन थे? अल वालिद। मोहम्मद बिन कासिम जो थे उस टाइम पर वो आक्रमण करता था। ठीक, तो समझ में आया आपको? ठीक, तो अब हमें यह देखना है कि इन्होंने जो आक्रमण किया सिंध पर, और इन्होंने सिंध पर किस तरह विजय पाई। ठीक, सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया और सिंध पर किस तरीके से इन्होंने विजय पाई। क्लियर हुआ आप लोग को ये? तो अरब इन्वेजन जो था, ठीक, उसकी शुरुआत हुई 636 एडी में, जब इन्होंने बॉम्बे के पास थाने पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा क्योंकि उस टाइम पर जो राष्ट्रकूट थे वो उस एरिया में बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो ये वापस हार के गए। लेकिन उसके बाद इनका जो सक्सेसफुल आक्रमण हुआ वो हुआ 711-712 एडी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। और भारत के कौन से रीजन पर आक्रमण किया था? सिंध पर। ठीक, तो सिंध पर क्या किया था? आक्रमण किया था। क्लियर? तो अब हम इसको समझते हैं। तो अगर हम मैप से थोड़ा समझें इंडिया का, अगर हम समझें तो इंडिया का ये जो मैप है, ठीक, ये जो रीजन है ये आज का जो पाकिस्तान है वो रीजन है। ठीक, तो पाकिस्तान जो आज का है, ठीक है, इसके बगल में क्या था? इस तरफ क्या था? ईरान। ठीक, इस तरफ क्या था? ईरान। और इस तरफ जितना भी एरिया था ये किसका था? अरबों का। अरबों का जो शासन था वो कहां पर था? वेस्टर्न एशिया में, मतलब आज का जो इराक, ईरान वाला रीजन है, सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, उस एरिया में। ठीक, जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो वहां पर रीजन था इनका, और इन्होंने जो आक्रमण किया था वो ये रीजन था सिंध, ये जो छोटा सा रीजन है। ठीक, ये कौन सा रीजन है? ये है सिंध। ठीक, तो अरबों ने जो आक्रमण किया था वो किस पे किया था? सिंध पर। देखिए, उस टाइम पर अरबों ने क्या किया था? ईरान पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक, ईरान आप जानते हैं कि ईरान में कौन थे? ईरानी मुसलमान थे। ठीक, तो ईरान पे भी कब्जा था और यहां पर भी पूरा अरबों का कब्जा था। ठीक, सिंध जो था ये भारत का ये रीजन था जहां पर सबसे पहले जो है इन्होंने आक्रमण किया, सक्सेसफुल आक्रमण। ठीक, तो जैसा आपको समझ में आया, ठीक, सिंध आज का जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, ठीक, या अगर हम बात करें तो ये जो पीछे वाला जो रीजन, देखिए दो रीजन है यहां पर, दो रीजन मिला के आज का जो पाकिस्तान का सिंध है प्लस बलूचिस्तान। ठीक, ईरान से लगा हुआ ये जो रीजन है पाकिस्तान का ये है बलूचिस्तान। ठीक, तो ये उस टाइम पर भारत का ही पार्ट था। तो आज का जो पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान रीजन है ये कंबाइंडली उस टाइम पर सिंध प्रोविंस था। ठीक, जहां का राजा कौन था? दाहिर। राजा कौन था यहां का? दाहिर। ठीक, तो दाहिर पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, अब ये आक्रमण क्यों किया गया था ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आया ये सारी चीजें। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें अरबों के, तो सबसे पहला आक्रमण अरबों का हुआ था, उस टाइम पर खलीफा थे उमर, 636 एडी में। ठीक, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था। ये क्या था? अनसक्सेसफुल, मतलब इसमें उनको कामयाबी नहीं मिली थी। और कहां पर इन्होंने आक्रमण किया था? बॉम्बे का रीजन था थाने। ठीक, थाने जो रीजन है वहां पर इन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो खलीफा बने वो बने अल वालिद। ठीक, तो अल वालिद जिस टाइम खलीफा बने उस टाइम पर इन्होंने ईरान में अपना एक रूलर बिठाया था, अल हज्जाज। कौन बिठाया था? अल हज्जाज। देखिए, अभी मैंने इनके बारे में नहीं बताया, मैं अभी इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक, अल हज्जाज की स्टोरी क्या है। ठीक, अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि अल वालिद ने अपना एक रूलर अपॉइंट किया था, किसको? अल हज्जाज को। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो सिंध पर पहले आक्रमण अल हज्जाज ने किया था, लेकिन अल हज्जाज के अनसक्सेसफुल होने के बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो अगर हम अल हज्जाज की बात करें
तो अल हज्जाज ने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक, इसके दो जनरल इसने भेजे थे, पहले अब्दुल्ला को भेजा और बुदेल को भेजा, लेकिन दाहिर ने क्या कर दिया था, दोनों को मार दिया था। ठीक, दोनों को क्या कर दिया था, मार दिया था। तो सबसे पहले दाहिर के सिंध प्रोविंस पर आक्रमण अल हज्जाज ने किया था। ठीक, लेकिन अल हज्जाज चूंकि असफल हुआ, फिर इसने बताया अपने जो खलीफा थे उस टाइम पर अल वालिद को, तो अल वालिद ने एक बहुत बड़ी सेना अरब से भेजी और उस सेना का जो सेनापति बनाया वो किसको बनाया, मोहम्मद बिन कासिम को। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया, सिंध पर आक्रमण करके उस पर कब्जा किया। ठीक, तो अल हज्जाज, ठीक है, तो अल हज्जाज जो थे इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था सिंध पर, लेकिन ये चूंकि असफल हुए थे, उसके बाद फिर किसने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, तो उसके बाद जो एक्सपेडिशन हुआ, ठीक, वो किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, तो अब जो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और ये याद रखना है ये अराउंड 711 एडी या 712 एडी में आक्रमण किया था। अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग डेट बताते हैं। ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया अरबों का, वो सिंध पर 711 एडी में किया था। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, अब हमें सिलसिलेवार तरीके से ये चीज समझनी होगी, ठीक, कि ये आक्रमण के पीछे का कारण क्या था। सबसे पहले हम कारण समझेंगे, ठीक, और उसके बाद हम आक्रमण का सीक्वेंस देखेंगे कि आक्रमण क्यों हुआ, पहले हम वो देखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आक्रमण किन किन स्टेजेस पे हुआ था। ठीक, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि सिंध पे किस तरीके से इन्होंने कब्जा किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना जो ये सिंध वाला रीजन था, ठीक, यहां पर अपना ईरान था, ठीक, और यहां पर क्या था, अरब। ठीक, ये हमारा जो था ये सिंध प्रोविंस था, ठीक है, सिंध रीजन था। ठीक, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो सिंध पे एक डायनेस्टी रूल किया करती थी। अगर हम बात करें उस टाइम पे, तो सिंध में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था राय डायनेस्टी। ठीक, सिंध पे एक डायनेस्टी रूल किया करती थी राय डायनेस्टी, जो मैं आपको दाहिर की बात बता रहा था कि जिस टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो उस टाइम पर जो सिंध का राजा था वो कौन था, दाहिर था। तो ये राय डायनेस्टी का ही था। दाहिर किसका था, राय डायनेस्टी का। ठीक, अब इसकी शुरुआत, इस युद्ध की अगर हम बात करें तो सिंध पर आक्रमण करने के वैसे तो कुछ फंडामेंटल रीजंस थे, लेकिन एक त्वरित रीजन भी था, मतलब इमीडिएट रीजन जिसकी हम बात करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो इमीडिएट रीजन क्या था। ठीक, या हम रीजंस बाद में आएंगे, पहले हम ये आक्रमण का कॉन्क्वेस्ट देख लेते हैं कि कॉन्क्वेस्ट किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के सिंध पर आक्रमण किया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम यहां आए, ठीक है, सिंध पर, ठीक है, कहां से आए, पश्चिम से आए। ठीक, तो सिंध पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनको जो मिला, ये मिला देवल। ये जगह थी देवल। ठीक, ये कौन सी जगह थी, देवल। ठीक, तो देवल जगह पर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और देवल पर उनको कोई खास रेजिस्टेंस नहीं मिला, और मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी आसानी से देवल पर कब्जा कर लिया। तो अगर हम बात करें तो सिंध के कॉन्क्वेस्ट करने पे सबसे पहली जगह जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया थी वो थी देवल। तो आपको यह याद रखना है कि सबसे पहली कौन सी जगह पर आक्रमण किया था, तो वो किया था देवल पर। ठीक, इसके बाद इनको जीतने के बाद ये आगे बढ़ा, और आगे जो इनको अगली प्लेस मिली वो मिली नेउन। नेउन, ठीक, नेउन एक जगह थी। ठीक, नेउन, ठीक है, देवल के बाद कहां मिली जगह, नेउन। अब नेउन की अगर हम बात करें तो यहां पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते थे, मतलब जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे, बुद्धिस्ट लोग। ठीक, तो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो नियोन जगह पे रहते थे, नियोन जगह पे। ठीक, और नियोन पर इसके बाद इन्होंने आक्रमण किया। ठीक, अब ये चूंकि बुद्धिस्ट थे, ठीक, और अगर हम दाहिर की बात करें, ठीक, तो दाहिर कौन था, हिंदू राजा था। ठीक, दाहिर कौन था, हिंदू राजा था। ठीक,
तो इनकी एक्चुअली में क्या थी, नेउन जगह पे जो लोग रहते थे बुद्धिज्म वाले, इनकी दाहिर से नहीं बनती थी। इनकी किससे नहीं बनती थी, दाहिर से नहीं बनती थी, क्योंकि हिंदू समाज के थे ये, ठीक। और ये किसको मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम यहां आ रहा था उससे लड़ाई करने की बजाय उनको आमंत्रित किया कि आओ आप हमारे एरिया पे कब्जा कर लो। क्योंकि ये क्या थे, यहां पर बौद्धिज्म समाज के लोग रहते थे और वो दाहिर से चिढ़ते थे, ठीक ठीक। तो दाहिर से चिढ़ने के कारण हुआ क्या कि नेउन की विजय बड़ी आसानी से, जैसे देवल की विजय हुई वैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने नेउन पर भी बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया, ठीक। क्यों कब्जा कर लिया, क्योंकि बौद्धों ने यहां पर कासिम को स्वागत किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो दाहिर को आकर के हटाए, ठीक। क्योंकि वो दाहिर से क्या करते थे, नफरत करते थे, ठीक। तो न्यून भी जो कब्जा था वो भी बड़ी आसानी से दाहिर ने कर लिया था। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक। तो दाहिर का जो सबसे पहला था, ठीक है, ये बौद्धों का केंद्र था। सबसे पहले इन्होंने देवल पर आक्रमण किया। देवल पर कब्जा करने के बाद फिर ये किधर गए, न्योन गए। यहां पर बौद्ध धर्म के लोग रहा करते थे, बौद्धों का केंद्र था। यहां पर भी इनको लड़ाई नहीं करनी पड़ी, इनको वैसे ही स्वागत दे दिया, ठीक। अब न्योन के बाद जो अगला पड़ाव जो इनका होता है, अगर हम बात करें तो जो अगला पड़ाव था वो था सेवान, वो था सेवान, ठीक। सेवान जगह थी, ठीक है। सेवान पर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक। अब यहां पर सेवान पे इनको ये जो दाहिर था इसका एक चचेरा भाई था। मतलब एक बात कहें तो दाहिर का जो भाई था, अगर हम बात करें ब्रदर, ठीक, तो दाहिर का जो भाई था, ठीक, इसका नाम था माझीरा। क्या नाम था इसका, माझीरा, ठीक। तो यहां पर इनको ये माझीरा मिलता है, ठीक। देखिए सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया, देवल को जीत लिया। देवल के बाद फिर नेओन पे आए, नेओन में बौद्धों ने इनको स्वागत पे वो कर लिया। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ के पहुंचे सेवान, ठीक है, या सीसम भी कहते हैं इसको, ठीक है, सीस्तान भी बोलते हैं। तो यहां पर इनको दाहिर का चचेरा भाई मिला माझीरा, ठीक। और यहां पर बेसिकली आज के जो हमारे जाट लोग हैं, अगर आप देखें जाटों को, तो यहां पर बड़े पैमाने पर जाट लोग रहा करते थे। सिंध का ये वो रीजन है, सहवान रीजन, जहां पर बड़े पैमाने पर जाट लोग रहते थे, ठीक। तो जब कासिम यहां पर आया तो एक तो उसके भाई माझीरा और उसके साथ जो जाट लोग थे उन्होंने यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का बहुत तगड़े तरीके से प्रतिरोध किया। मतलब अगर एक तरीके से कहा जाए तो कासिम को सबसे पहली जो चुनौती मिली वो सेवान रीजन पे मिली। सेवान रीजन पे सबसे पहली कासिम को चुनौती मिली। यहां पर जो इनके चचेरे भाई थे माझीरा, ठीक, और इनके साथ कौन थे, जाट, ठीक। इन्होंने क्या किया, कासिम के खिलाफ बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ा, ठीक। लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। कासिम अंततः जीत गया था, ठीक, उसने इसके भाई माझीरा को मार दिया था, ठीक। लेकिन इन्होंने यहां पर लड़ाई जो लड़ी वो बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी। मतलब जो उसको जो संकट यहां देवल पर या नेओन पर नहीं मिला वो उसको सेवान पर मिला, ठीक। तो सहवान और सीसम पर इनको जाट मिले और दाहिर का भाई मिला माझीरा। तो उसने क्या किया, इनका बहुत अच्छे से विरोध किया और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, ठीक। तो सहवान को जीतने के लिए उसकी हालत खराब हो गई मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक। और बड़ी मुश्किल से वो क्या हुआ, जीत पाया, ठीक। अब सेहावन से निकलने के बाद, ठीक, सेहावन अब उसने जीत लिया। अब वहां से निकलने के बाद ये पहुंचता है राओर के किले पे। कौन सा किला था, राओर का किला। ये कहां पहुंचता है, राओर के किले पे, ठीक। तो राओर के किले पे इसको मिलेगा दाहिर। अब इसको मिलेगा दाहिर। तो यहां पर राओर के किले पे किसके साथ इनका युद्ध होगा, दाहिर के साथ, ठीक। तो अब यहां पर इनको दाहिर मिलेगा, ठीक। और इनकी पत्नी भी एक इनके साथ थी जिनका नाम था रानबाई। देखिए आपको ये नाम याद रखना है, रानबाई। ये कौन थी, दाहिर की पत्नी थी, ठीक। दाहिर की क्या थी, पत्नी थी। तो अब जब राओर पर
जब ये पहुंचेंगे रावर के किले पे तो इनका युद्ध होगा दाहिर के साथ। ठीक, और यहां पर दाहिर और एक्चुअल में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर का जो एक्चुअल में युद्ध होता है वो रावर के किले पे होता है। तो रावर का जो किला था वहां पर जब आक्रमण किया तो वहां पर इनको कौन मिलता है? दाहिर। ठीक, और दाहिर की वहां पर उनकी पत्नी थी, कौन थी? राणबाई। ठीक, ये राणबाई आपको नाम याद रखना है क्योंकि अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा राणबाई के बारे में। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ दाहिर के साथ। दाहिर ने बहुत वीरता पूर्वक ये युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः दाहिर की यहां पर हार हुई। दाहिर यहां पर हार गया और मोहम्मद कासिम जो था वो जीत गया और उसने क्या किया? दाहिर को मार दिया। ठीक, तो दाहिर की जो थी वो इसी रावर के किले पर मृत्यु हो गई। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर उनकी पत्नी रानबाई भी थी। ठीक, तो अब उन्हें जब यह पता चला कि दाहिर की मृत्यु युद्ध में हो चुकी है तो रानबाई ने क्या किया था? जौहर किया था। तो रानबाई पहला, अगर हम बात करें, ठीक है, तो इतिहास का पहला जौहर जो किया था वो रानबाई ने किया था। जौहर आप जानते हैं क्या होता है? तो इतिहास का सबसे पहला जौहर दाहिर की पत्नी रानबाई ने किया था, ये आपको याद रखना है। जौहर आप जानते हैं ये राजपूतों में अगर हम बात करें तो उनमें ये प्रथा बहुत ज्यादा थी। जब भी कभी कोई विदेशी आक्रमण करता था, ठीक, तो अपनी आबरू को बचाने के लिए जब वहां की औरतों को यह लग जाता था कि अब राजा नहीं बचा, ठीक, तो वहां पर उनकी जो जो दुश्मन सेना थी उनकी क्रूरता से बचने के लिए जो वहां की औरतें हुआ करती थी और जो उस राजा की रानी हुआ करती थी उनके नेतृत्व में सब आग में कूद जाया करती थी। इसी को जौहर कहा जाता था। मतलब अपने शरीर को त्याग देती थी जला के, ताकि कोई उनके शरीर के साथ बर्बरता न कर सके, क्योंकि जो उस टाइम पर आक्रमण करता हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा बर्बर हुआ करते थे। मतलब वो सिर्फ युद्ध नहीं जीतते थे, वो महिलाओं का शोषण करने के अलावा उनको बेचने का काम करते थे। मतलब महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया जाता था। तो इस कारण से जो महिलाएं थीं, खास तौर पर अगर हम राजपूतों के बारे में जाने तो आपने राजपूतों में पद्मावती का भी नाम सुना होगा, उन्होंने जौहर किया था। ठीक, तो उन्होंने भी जौहर किया था। तो उन्होंने भी क्या किया था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने रावण रतन सिंह को मार दिया था तो उसके बाद उन्होंने भी जौहर कर लिया था। ठीक, तो जौहर जो था वो इसीलिए होता था ताकि जो आक्रमण करता है, क्योंकि अगर औरतें वैसे उनके हाथ लग जाती थी तो वो उनके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता करते थे। ठीक, तो अपनी आबरू को बचाने के लिए और अपनी बर्बरता को बचाने के लिए कौन आग में कूद जाया करता था? वहां की महिलाएं। ठीक, और वहां की रानी के नेतृत्व में। ठीक, तो इसी को कहा जाता था जौहर। तो इतिहास का जो पहला, सबसे पहला जौहर हुआ वो किसने किया था? राणबाई ने। और राणबाई कौन थी? दाहिर की पत्नी। कौन थी? दाहिर की पत्नी। ठीक, तो समझ में आया आपको? ठीक, तो इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो दाहिर को मारने के बाद, राउर के किले पे कब्जा करने के बाद, ठीक, ये अगले स्थान पर पहुंचते हैं, ठीक, जो था ब्रह्माबाद। अगला जो था वो कौन था? ब्रह्मबाद। अगला जो पड़ाव इनका पहुंचता है वो पहुंचता है ब्राह्मणाबाद पे। ठीक, यहां इनको दाहिर का पुत्र मिलेगा, जयसिंह। दाहिर का पुत्र था कौन? जयसिंह। ये इनको यहां मिलेगा। कहां मिलेगा? ब्रह्माबाद में। ठीक, तो यहां पर जयसिंह जो था वो किसका पुत्र था? दाहिर का। ठीक, तो यहां पर कासिम को किसने रोका? जयसिंह ने। ठीक, लेकिन जयसिंह के साथ इन्हीं के साथियों ने विश्वासघात कर दिया था। देखिए, विश्वासघात जो था ना, ठीक, ये प्रचलन में था
भारत के गुलाम बनने के पीछे का कारण, सबसे प्रमुख कारण यही था, जो हमारे यहां हर कॉर्नर पे जयचंद थे। तो गद्दार शुरू से हमारे देश में थे, जिन्होंने गद्दारी करके ही हमें गुलाम बनने पर मजबूर किया। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ था। इनके जो पुत्र थे जयसिंह, ठीक, उनके साथियों ने ही उनको विश्वासघात कर दिया था, जिसके कारण जयसिंह की भी क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। तो यहां पर राउर के किले पे दाहिर को मारने के बाद जब ये ब्रह्माबाद पहुंचे, तो ब्राह्मणवाद में इनको कौन मिला, जयसिंह मिला, ठीक। लेकिन जयसिंह के अपने ही लोगों ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया, जिसके कारण फिर उनकी की क्या हो गई, पराजय हो गई, ठीक। तो ब्राह्मणवाद में भी किसका कब्जा हो गया, अपने मोहम्मद बिन कासिम का। तो इनका रूट आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले देवल पे गए, देवल से फिर ये गए नेऊन पे, नेऊन के बाद सेहावन, सेहावन के बाद राओर, राओर के बाद ब्रह्मवाद, ठीक, ब्राह्मणाबाद, ठीक ठीक। इसके बाद कहां पहुंचे ये, ब्राह्मणाबाद, ठीक। तो ब्राह्मणाबाद में जयसिंह की मृत्यु हो गई, ठीक। अब यहां पर इनकी दूसरी रानी थी, मतलब दाहिर की दूसरी पत्नी भी यहीं पे थी, ठीक है। मतलब हम बात करें सेकेंड वाइफ की, ठीक। इनकी जो सेकेंड वाइफ थी, ठीक है, इनका नाम था लाड़ी। कौन थी इनकी सेकेंड वाइफ, लाड़ी, ठीक। तो इनकी जो सेकेंड वाइफ थी दाहिर की, ठीक, वो भी यहीं मौजूद थी ब्रह्माबाद में, ठीक। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जब जयसिंह को मारा, ठीक, उसके बाद इसका ब्रह्माबाद पे भी कब्जा हो गया, और मोहम्मद बिन कासिम ने इनकी रानी लाड़ी रानी से शादी कर ली। मतलब दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी, देखिए पहली पत्नी ने तो जौहर कर लिया था, लेकिन जो दूसरी पत्नी थी लाड़ी रानी, उनके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने शादी कर ली थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, ब्रह्माबाद पे कब्जा करने के बाद, ठीक। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो लाड़ी रानी थी, ठीक है, इनकी दो पुत्रियां थी, ठीक, इनकी दो बेटियां थी, ठीक। अगर हम बात करें वो भी यहीं ब्राह्मणाबाद में मौजूद थी। एक का नाम था सूर्य देवी, ठीक, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी, परमल देवी, ठीक। तो सूर्य देवी एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी और दूसरी पुत्री का नाम था परमल देवी। ये किसकी बेटियां थी, लाड़ी रानी की। लाड़ी रानी कौन, दाहिर की दूसरी पत्नी, ठीक, जिनसे मोहम्मद कासिम ने शादी कर ली थी, ठीक। तो यहां पर जब ब्रह्माबाद पे कब्जा किया मोहम्मद कासिम ने, तो उन्होंने इनको तो अपनी पत्नी बना लिया, और ये जो इनकी बेटियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, इनको कहां भेज दिया, इनको अरब भेज दिया। अरब किनके पास, खलीफा के पास। अरब में कौन थे इनके, खलीफा, इनके बॉस बैठे थे। अरब में कौन थे, इनके बॉस थे, खलीफा, ठीक। कौन थे खलीफा, अल वालिद, अल वालिद जो इनके खलीफा थे। तो सूर्य देवी और परमल देवी को किसके पास भेज दिया गया, खलीफा के पास, ठीक। और लाड़ी रानी से इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। अब ये सूर्य देवी और परमल देवी ने बड़ी चतुराई दिखाई। देखिए स्टोरी को समझिए आप। सूर्य देवी और परमल देवी बेटियां थी रानी लाड़ी की। ब्रह्माबाद पे जब कब्जा हुआ तो लाड़ी रानी से तो इन्होंने शादी कर ली, लेकिन सूर्य देवी और परमल देवी को कहां भेज दिया, खलीफा के पास। तो जब खलीफा इनके साथ जो है संबंध बना रहे थे, उसी टाइम पर इन्होंने क्या किया, खलीफा को यह बता दिया कि हम आपके लायक नहीं। तो खलीफा ने यह पूछा, मतलब सूर्य देवी और परमल देवी ने यह खलीफा को कहा कि हम आपके लायक नहीं है। तो खलीफा ने पूछा उनसे कि भाई आप हमारे लायक क्यों नहीं है। तो इन्होंने ये बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें एक रात अपने पास रखा था, मतलब मोहम्मद बिन कासिम हमें पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। तो ये बात खलीफा को बहुत बुरी लगी। मतलब इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। इन्होंने, चूंकि इनको मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेना था, क्योंकि इनका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भाई इनके भाई को मार दिया, इनके पिता को मार दिया, मतलब इनका पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, ठीक। तो इन्होंने खलीफा को क्या कहा
कि वो हमारे साथ पहले ही सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक, तो खलीफा को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत ज्यादा बुरी लगी खलीफा को। ठीक, तो उन्होंने वहां से तुरंत ऑर्डर दिया कि कुछ भी करके मोहम्मद कासिम को ऊंटों से, ऊंटों की जो खाल होती है उसमें बांध के लेके आओ, मतलब मोहम्मद कासिम को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो जब इसको मोहम्मद कासिम को ऊंटों की खाल से बांध के खलीफा के पास ले जा रहे थे, रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो रास्ते में ही क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब खलीफा मोहम्मद बिन कासिम जो था, ठीक है, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, तो सूर्य देवी और परमल देवी यही चाहती थी, क्योंकि वो मोहम्मद कासिम से क्या चाहती थी, बदला लेना चाहती थी। तब जब इनकी मृत्यु हो गई और जब इनको खलीफा के सामने पेश किया गया तो खोला गया तो देखे मोहम्मद कासिम मरे हुए। तब इन्होंने खलीफा से ये बात कही, हमने आपसे झूठ बोला था, हम चाहते थे ये आदमी मर जाए। तो खलीफा से इन्होंने क्या किया था, झूठ बोला था, सूर्य देवी और परमल देवी ने, और इन्होंने किसको मरवा दिया, मोहम्मद कासिम को। बाद में खलीफा ने इनको भी ऑर्डर दे करके मरवा दिया था। ठीक, तो इस तरीके से कहा जाए तो ब्रह्माबाद में ये जो दो पुत्रियां थी इनकी, इन्होंने बिना हथियार चलाए भी मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया था। ठीक, अब ब्राह्मणाबाद पे कब्जा करने के बाद, ये स्टोरी तो बात की है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राह्मणाबाद के बाद, ठीक है, इनका पड़ाव जो पहुंचा वो पहुंचा आरोड़। कहां पहुंचा, आरोड़। ठीक, आरोड़ क्या था, आरोड़ सिंध की राजधानी थी, मतलब ये इनकी राजधानी तक पहुंच गए थे। ठीक, ब्राह्मणाबाद पे कब्जा करने के बाद इन्होंने अपना अगला पड़ाव क्या कवर किया, आरोड़। आरोड़ क्या थी, सिंध की राजधानी थी, कैपिटल थी इनकी। ठीक, आरोड़ पर इन्होंने कब्जा किया और आरोड़ के बाद मोहम्मद बिन कासिम का जो अंतिम अभियान था वो था मुल्तान। मुल्तान इनका अंतिम अभियान था, मतलब आखिरी जो इन्होंने कब्जा किया था वो कहां किया था, मुल्तान पे कब्जा किया था। कहां कब्जा किया था, मुल्तान पे कब्जा किया था। तो आखिरी जो इनका एक्सपेडिशन था वो कहां था, मुल्तान। ठीक, ठीक, तो मुल्तान पे भी आक्रमण किया। ठीक, और मुल्तान पर जो है बहुत ज्यादा इन्होंने, वहां पर भी इनको क्या कर लिया, जीत लिया। अब चूंकि जब मुल्तान ये पहुंचे, ठीक है, तो मुल्तान पे इनको ढेर सारा सोना मिला, मतलब इनके कल्पना से परे सोना इनको मिला मुल्तान में। ठीक, तो मुल्तान जब ये पहुंचे तो इनको बहुत सारा सोना मिला वहां पर। ठीक, तो वहां पर जो इनको सोना मिला, जिसके कारण मुल्तान को इन्होंने जो नाम दिया वो स्वर्ण नगरी का नाम दे दिया, सिटी ऑफ गोल्ड। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को क्या कहा, सिटी ऑफ गोल्ड, सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक, तो स्वर्ण शहर, क्योंकि इनको इतना ज्यादा सोना यहां पर मिला था, ठीक, जो कि मुल्तान में, तो इसीलिए इन्होंने इस शहर का नाम क्या रख दिया था, सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक, तो इस तरीके से सिंध पर पूरी तरीके से किसका कब्जा हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का। तो आपको समझ में आया पूरा सिंध। सबसे पहला पड़ाव कहां डाला, देवल पर। देवल के बाद आए न्यून, न्यून के बाद आए सेहवान, सेहवान के बाद आए राउर का किला जहां दाहिर इनको मिला। इसके बाद ये गए ब्रह्माबाद जहां इनका बेटा जयसिंह मिला। इसके बाद ये गए इनके कैपिटल आरोड़, और उसके बाद लास्ट में किधर पहुंचे, मुल्तान। तो ये इनकी पूरी जर्नी थी। इस तरीके से अरबों ने पहली बार सक्सेसफुल आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, सिंध पर। इसके बाद से ये जो सिंध रीजन था ये खलीफा के, मतलब अरबों के हिस्से में आ गया। मतलब यहां पर किसका कब्जा हो गया, अरबों का कब्जा हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये। ठीक, तो खलीफा का शासन जो था वो कहां स्टैब्लिश हो गया, सिंध पे। कहां स्टैब्लिश हुआ, सिंध पे। तो आपको पूरी कहानी समझ में आई। ठीक, रानबाई याद रखिएगा, रानबाई इनकी पहली पत्नी थी।
और इन्होंने ही इतिहास का सबसे पहला जौहर किया था। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें इनके एक्सपेडिशन की, तो सबसे पहला देवल पे इन्होंने आक्रमण करके कब्जा किया। उसके बाद फिर नेउन, मैंने आपको बताया था यहां पर ये बुद्धिस्ट रीजन था। ठीक, यहां पर कब्जा किया। इसके बाद फिर ये पहुंचे सेवान और सीसाम। यहां पर इनको कौन मिला था? इनका चचेरा भाई माजिरा। और जाट लोगों ने यहां पर लड़ाई लड़ी थी। जाट लोगों ने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अंततः में मोहम्मद बिन कासिम के आगे हार गए थे। इसके बाद फिर ये कहां पहुंचे? रावर के किले पे, जहां पर इनका सामना हुआ दाहिर के साथ। ठीक, और रान भाई ने यहीं पर क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। इसके बाद ये कहां पहुंचे? ब्रह्माबाद। ब्रह्माबाद में इनका बेटा मिला जयसिंह। इन्होंने वहां पर इनकी दूसरी पत्नी लाड़ी रानी से शादी करी और इनकी दोनों बेटियों को खलीफा के पास भेजा। बाद में जो हुआ मैं कहानी आपको बता चुका। इसके बाद ब्रह्माबाद के बाद ये कहां पहुंचे? आरोड़। ठीक, आरोड़ क्या थी? सिंध की राजधानी थी। ठीक, आरोड़ पर कब्जा करने के बाद फिर आखिरी में ये कहां पहुंचे? मुल्तान, जहां पर इन्होंने आखिरी में कब्जा किया। और इस तरीके से पूरे सिंध पर खलीफा का शासन हो गया। समझ में आया आपको कि अरबों ने किस तरीके से, मोहम्मद बिन कासिम ने पूरा एक्सपेडिशन किया, पूरा उनका जो अभियान था वो चला। ठीक, सबसे पहला अभियान याद रखिएगा देवल था। और देवल के बाद सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो क्या था? मुल्तान था। और मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड किसने कहा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। आपको समझ में आया पूरा सिंध का? ठीक, अब हम इनके कारण देखेंगे। भाई, भारत पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया? रीजन क्या था उसके पीछे? ठीक, तो अब हमें इनके कारण देखने कि भाई इनके कारण क्या थे, क्यों इन्होंने आक्रमण किया भारत के ऊपर। तो इनके कई सारे कारण थे। ठीक, तो अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे रीजंस फॉर द अरब इन्वेजन। ठीक, अरबों का ये जो आक्रमण हुआ था भारत पर, इसके कारण क्या थे? ठीक, तो सबसे पहला जो इसका कारण था वो था जो इनके खलीफा थे। ठीक है, इनकी एक्सपांशन पॉलिसी, विस्तारवादी नीति। देखिए जो खलीफा थे, ठीक, आप अगर ध्यान से अगर आप नोटिस करें तो जब मैंने आपको मैप बताया तो इनका कब्जा यहां ईरान से लेकर के, ठीक, और पूरा अरब तक, ये पूरा इनका कब्जा हो चुका था। मतलब इनकी जो पॉलिसी थी इनके खलीफा की, वो विस्तारवादी सोच थी। क्या थी? विस्तारवादी सोच। ठीक, अब इनको चूंकि विस्तार इनका पर्पस था, ठीक, और भारत के बारे में इनको पहले से पता था। ठीक, मतलब इन्होंने भारत के बारे में सुना था कि भारत बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है, मतलब भारत जो है वो बहुत ही अमीर है। ठीक, अब इनको कैसे पता चला? देखिए पहले के जमाने में अगर हम बात करें, ठीक, तो इस्लाम के उदय से भी पहले, राइज ऑफ इस्लाम से भी पहले यहां पर अरब व्यापारी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? अरब ट्रेडर्स, जो यहां पर ट्रेडिंग का काम करते थे। किसका काम करते थे? ट्रेडिंग का काम करते थे, मतलब व्यापार किया करते थे। ठीक, तो अरब ट्रेडर्स, तो अरब लोगों को भारत की रईस, मतलब भारत में बहुत ज्यादा धन है, इसके बारे में उनको पहले से पता था। ठीक, और उनकी साम्राज्यवादी सोच भी थी कि भाई सारी चीजों को इनको क्या करना है? सबको किसके अंडर लाना है? इस्लाम में। सबको किसके अंडर में लाना है? इस्लाम में लाना है। ठीक, तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि जो इनके जो भी इस्लाम मानने वाले लोग थे, ठीक, या सॉरी आई एम सॉरी, जो नॉन इस्लामिक थे, मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते थे, ठीक, उनको इन्होंने क्या संज्ञा दी थी? काफिर की। कौन सी संज्ञा दी थी उन्होंने? काफिर की। ठीक, इनको संज्ञा क्या दी गई थी? काफिर, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते। तो इनका जो एक अल्टीमेट एम था, ठीक, जो खलीफाओं को बताया जाता है कि आपको विस्तार करना है इस्लाम धर्म का। किसका विस्तार करना है? इस्लाम धर्म का। जो देश इस्लाम धर्म को नहीं मानते, ठीक, इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले मतलब कौन लोग? जो लोग मूर्ति पूजन में विश्वास रखते हैं, आइडल वर्शिप। क्योंकि देखिए इस्लामों का एक ही चीज थी, दो चीजें थी इनकी। एक तो सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता को माना जाए, अल्लाह को, अल्लाह के अलावा और किसी को माना ना जाए।
और दूसरा मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो नॉन इस्लामिक थे, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो मूर्ति पूजन करते थे, जैसे हमारे भारत में होता था। ठीक, हिंदू धर्म क्या करता है? मूर्ति पूजन करता है। ठीक, तो मूर्ति पूजन जहां पर भी होता था वहां पर इनका दायित्व ये था, ये अपने आप का ये दायित्व मानते थे कि इनको इस्लामिक बनाना है। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें अरब इन्वेजन की, तो सेकेंड इनका रीजन यही था, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम। सेकेंड रीजन इनका यही था। देखिए, विस्तारवादी सोच तो थी कि भैया जितना ज्यादा हमारा एम्पायर होगा उतना ही ज्यादा हमें धन मिलेगा। ठीक भाई, धन तो एक रीजन तो था ही, धन, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा धन था, ये इनको पहले से पता था। और इनकी विस्तारवादी सोच भी थी कि भाई हमें अपना क्या करना है? विस्तार करना है। अगर आप देखें तो कितना बड़ा साम्राज्य हो गया था इनका, पूरा इराक, ईरान, इवन स्पेन तक। एक तरीके से देखा जाए तो उस जमाने में स्पेन तक इनका साम्राज्य था, और यहां पर अगर हम बात करें तो ईरान तक। ठीक, तो इतना बड़ा एक्सपांशन था इनका, तो इनकी विस्तारवादी सोच तो थी खलीफाओं की। इसके अलावा इनका जो दूसरा कारण था वो था धार्मिक कारण। इनका जो था वो ये था कि जो नहीं इस्लाम को मानते हैं उनको भी इस्लाम अपनाना है। ठीक, तो ये किसके खिलाफ थे? मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। ठीक, और भारत में मूर्ति पूजन जो था वो सबसे ज्यादा होता था। ठीक, तो ये इनको पता था कि यहां पर इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग रहते हैं। तो दूसरा रीजन जो था वो ये था कि मूर्ति पूजन को समाप्त करना है और जो नॉन इस्लाम है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। ये इनका अल्टीमेट एम था। जो नॉन इस्लामिक हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है? इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम बात करें तो जो दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब, इनको दारुल इस्लाम में बदलना है। ये इनका अल्टीमेट एम था। ठीक, दारुल हर्ब को किस में बदलना है? दारुल इस्लाम में। ठीक, तो जो इस्लाम को नहीं मानते उनको इस्लामिक बनाना है, मतलब मूर्ति पूजन को क्या करना है? समाप्त करना है। ये इनका एम था। तो दूसरा रीजन जो था धार्मिक कारण, जिसके कारण इन्होंने भारत पर, सिंध पर आक्रमण किया था। तीसरा जो कारण था वो था इकोनॉमिक पर्पस। अब जैसा मैंने आपको बताया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, सच्चाई में भारत में बहुत ज्यादा धन था। भारत में अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो मंदिर हुआ करते थे, मंदिर जो हुआ करते थे, मंदिरों के मूर्तियों के नीचे सोने के खंबे लगाए जाते थे। मतलब इतना ज्यादा धन मंदिरों से मिलता था इनको। तो ये भी एक कारण था आक्रमण करने का, पैसे का लालच। पैसा क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा था, सोना बहुत ज्यादा था, तो वो चीज इनकी आंखों में थी। मैंने आपको बताया था कि अरबों को यह चीज पता थी कि भारतीयों की आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा है। आर्थिक तौर पर भारत जो था वो बहुत ज्यादा संपन्न था, और इतनी संपन्नता इनके आंखों में चुभ रही थी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पैसा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आक्रमण करने के लिए। जितने भी आक्रमणकर्ता भारत में आए, आप देखें, अगर आप लाइन से देखें तो जितने भी आक्रमणकर्ता भारत में आए, उनका सबसे पहला और सबसे मूल मंत्र यही था कि भारत के धन को लूटना। भारत के धन को जो है वो लूटना ही उनका पर्पस था। ठीक, रिलीजियन तो था ही, धार्मिक तो था ही। ठीक, चाहे आप मुसलमानों को देख लें, चाहे आप फिर क्रिश्चियन जो अंग्रेज आए उन्होंने भी वही काम किए। मतलब पर्पस उनका, बट अल्टीमेट उनका पर्पस ये था भारत से धन को लूटना। तो उस टाइम पर जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे उनको ये लोग बहुत लूटने का काम इसलिए भी करते थे क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा धन मिलता था। तो इकोनॉमिक पर्पस का मतलब यह था कि अरबी व्यापारी, देखिए अरब जो ट्रेडर्स थे उनको यह पता था कि भारत में संपन्नता बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसको लूटने का काम कौन करते थे? अरब। तो इसका तीसरा रीजन था आर्थिक, पैसा चाहिए था। पहला रीजन तो था कि भाई एक्सपांशन करना है,
दूसरा रीजन था कि भाई इस्लाम धर्म का प्रचलन करना है, और तीसरा रीजन था पैसा, पैसा भी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद अगला जो कारण है वो है इमीडिएट रीजन, तत्कालीन कारण। देखिए तत्कालीन कारण मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ था। देखिए उस टाइम पर ईरान में अगर हम बात करें ईरान की, तो यहां पर खलीफा ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, अल हज्जाज। ठीक, अल हज्जाज। मैंने आपको बताया था सिंध पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण नहीं किया था, अल हज्जाज ने आक्रमण किया। तो अल हज्जाज जब फेल हो गया था, वो नहीं चल पाया था, तो उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? अल वालिद ने, खलीफा ने। तो अल हज्जाज जो थे, ठीक, ये उस टाइम पर ईरान में इनके गवर्नर थे, मतलब एक तरीके से ईरान का जो क्षेत्र था उसका गवर्नर इनको ही बनाया हुआ था। ठीक, तो उस टाइम पर यहां पर जो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि यहां पर ये जो श्रीलंका था, ठीक, तो श्रीलंका के राजा ने क्या किया था? इस्लाम धर्म अपना लिया था, ऐसा बताया जाता है। ठीक, तो श्रीलंका के जो राजा थे, ठीक, उन्होंने क्या किया था? इस्लाम धर्म अपना लिया था। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि कुछ उपहार, या मतलब कहा जाए जिसे गिफ्ट्स, गिफ्ट्स वगैरह कहा जाए, तो यहां पर जहाज से इन्होंने ये गिफ्ट को अरेबियन सी के थ्रू यहां भिजवाया ईरान पे। ठीक, क्योंकि ये इस्लाम अपना चुके थे, तो इनको खलीफाओं को कुछ उपहार भेजना था, खलीफा को। ठीक, तो खलीफा को उपहार एक जहाज में इन्होंने क्या किया? भेजा। अब ईरान पहुंचने से पहले इस जहाज ने यहां सिंध पे पड़ाव डाला, और सिंध पे एक पोर्ट हुआ करता था, देवल। क्या हुआ करता था? देवल। देवल एक बंदरगाह था, देवल एक पोर्ट था। ठीक, तो क्या हुआ कि जो सामान लेकर के जा रहे थे, जो सामान गिफ्ट वगैरह खलीफा के लिए, तो उसने यहां पर पड़ाव डाला। ठीक, यहां पर पड़ाव डाला। ठीक, अब यहां पर हुआ क्या कि जो पायरेट्स हुआ करते थे, पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे। कौन हुआ करते थे? पायरेट्स किनको बोलते हैं? जो समुद्र में लूटपाट करते हैं। तो जो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? इस जहाज को लूट लिया। ठीक, अब चूंकि ये जहाज कहां पे था? देवल बंदरगाह पे। और देवल बंदरगाह किसके रीजन में आता था? सिंध में। किसके रीजन में आता था? सिंध में, दाहिर। ठीक, तो हुआ क्या? जो गिफ्ट्स यहां पर भेजे गए, उसको यहां पर पायरेट, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। ठीक, अब लूटने के बाद जब ये सामान चला गया, तो उस टाइम पर ईरान का जो गवर्नर था, अल हज्जाज, ठीक, उसने दाहिर को मैसेज भिजवाया कि साहब आपके क्षेत्र में हमारा जहाज लूटा गया है, हमारा सामान लूटा गया है, इसकी भरपाई आप करोगे। चूंकि लूटा कहां गया था? देवल पर, देवल बंदरगाह पे। और देवल बंदरगाह कहां आता था? सिंध पे आता था। ठीक, मैं आपको इमीडिएट कारण बता रहा हूं आक्रमण का, इमीडिएट कारण जो एकदम तत्कालीन कारण था। तो क्या हुआ कि देवल के किले पर, ठीक है, देवल के बंदरगाह पर ये लूट लिया गया। तो उस टाइम पर अल हज्जाज ने क्या किया? दाहिर को क्या कहा कि आप इसका हर्जाना दोगे। दाहिर ने मना कर दिया कि मैं इसका हर्जाना नहीं दूंगा, क्योंकि वो लुटेरे थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात अल हज्जाज को बुरी लग गई। ठीक, तो और अल हज्जाज ने क्या किया? सिंध पर आक्रमण कर दिया। ठीक, तो ये तत्कालीन कारण था सिंध पर आक्रमण करने का, कि श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के एक जो थे, उन्होंने क्या किया था? कुछ सामान भेजा था। ठीक, कहां भेजा था? देवल, ठीक है, ईरान भेजना। ठीक है, वो किनको भेजना था? खलीफा को। ठीक, लेकिन चूंकि यहां पर देवल पोर्ट पर समुद्री लुटेरों ने क्या किया था? उसको लूट लिया था। ठीक, अब जब लूट लिया उसको, तो अल हज्जाज ने क्या कहा कि भैया ये जो डैमेज हुआ है इसकी भरपाई तुम करोगे। ठीक, तो किंग जो था, ठीक है, सिंध का दाहिर, उसने मना कर दिया कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी कारण से अल हज्जाज ने क्या किया था? फिर इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक, तो अरबों का आक्रमण के रीजन आपको समझ में आए। सबसे पहला तो एक तो वंशवादी सोच थी, ठीक, विस्तारवादी सोच थी।
दूसरा इस्लाम का जो है फैलाव करना था, तीसरा क्या था, पैसा लूटना था, और चौथा ये जो इंसिडेंट हो गया था इसके बाद जो अल हज्जाज थे उन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ठीक, तो पहले आक्रमण में तो वो दाहिर से, मतलब दाहिर को जिनको मारने के लिए भेजा था, दाहिर को आक्रमण करने के लिए, दाहिर ने उनको मार दिया था। तो पहली बार जब 2 बार असफल हुए अल हज्जाज, तब इन्होंने खलीफा को बताया, और तब खलीफा ने किसको भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को। क्लियर हुआ आपको ये? तो आपको रीजन समझ में आए कि अरब इन्वेजन का रीजन क्या था। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो अब अरबों के आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े। देखिए, कभी भी किसी भी जगह पर अगर किसी भी उसका आक्रमण होता है और उसका कब्जा होता है, तो उससे कुछ ना कुछ इंपैक्ट उस जगह पर पड़ता है। तो अब हम अगला देखेंगे कि इसके इंपैक्ट क्या पड़े अरब इन्वेजन के। तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट, राजनीतिक तौर पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले बात करें कि खलीफा का मैंने आपको बताया कहां स्टैब्लिश रूल हो गया, सिंध पे। अब किसका कब्जा हो गया, खलीफा का। इसके बाद अगर हम बात करें, अरबों ने अब यहां पर, चूंकि अब अरबों का यहां पर कब्जा हो गया, तो यहां पर चूंकि सिंध में कौन लोग रहते थे, नॉन इस्लामिक। ठीक, नॉन इस्लामिक लोग रहते थे। ठीक, तो जो इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया वो लगाया जिजिया टैक्स। अब आपको ये समझना होगा कि ये जिजिया टैक्स क्या है। देखिए, ये जिजिया टैक्स आपको हर जगह मिलेगा, दिल्ली सल्तनत में भी मिलेगा, मुगल टाइम पे भी मिलेगा। ये जिजिया कर जो है, ये मुसलमान जो भी राजा हुआ करते थे उनके द्वारा, जो उनके राज्य में जो इस्लाम धर्म के नहीं थे, मतलब जो नॉन इस्लामिक थे, उनके ऊपर ये कर लगाया जाता था। ठीक, देखिए, जो इस्लाम के राजा हुआ करते थे, ठीक है, इस्लाम के जो भी कहा जाए कि एक तरीके से सुल्तान, या एक तरीके से आप कहें राजा जो हुआ करते थे, वो सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वालों के ही अपने आप को राजा मानते थे। मतलब जो इस्लाम धर्म में मानता था उन्हीं के राजा वो अपने आप को मानते थे। ठीक, अब उनका राज्य था, देखिए उनका कब्जा हो गया तो उनका राज्य था। अब उनके राज्य में जो नॉन इस्लामिक रहते थे, ठीक है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, ठीक, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, तो इनका यह कहना रहता था कि साहब हम आपके राजा तो है नहीं, लेकिन आप हमारे राज्य में रह रहे हो, तो अगर आप हमारे राज्य में रह रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो जिजिया कर लगाया जाता था, ये किन पे लगाया जाता था, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, नॉन इस्लामिक लोग। तो ये जिजिया टैक्स का इंट्रोडक्शन यहीं से हुआ, क्योंकि सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया, तो यहां पर कौन सा टैक्स लगाया, जिजिया टैक्स। किन पर लगाया, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उनके ऊपर क्या लगाया, जिजिया टैक्स। तो जिजिया टैक्स की भी शुरुआत कहां से हुई, अरब इन्वेजन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसने एक रास्ता बना दिया तुर्कों का, कि तुर्क भी भारत पर आक्रमण करके जीत सकते हैं। देखिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये हैं अरब, ठीक। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होंगे तुर्क। मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी अरब नहीं था, तुर्क था। अब तुर्क आक्रमण करेंगे, होंगे वो भी मुसलमान, लेकिन वो तुर्क है, वो अरब नहीं। कल याद करिए मैंने आपको बताया था कि तुर्क कौन थे। सेंट्रल एशिया में एक प्रजाति रहती थी तुर्क, उन पर ऊपर क्या किया था, मंगोलों ने उनको मारना शुरू कर दिया था। वो भाग के किधर आ गए थे, ईरान। धीरे धीरे ईरान के खलीफाओं ने उनको बॉर्डर पर लगा दिया, और बाद में जब ईरान के, जब वो लोग शक्तिशाली हो गए तुर्क, तो वो क्या हो गए, उन्होंने ईरान पे अपना ही कब्जा कर लिया, और उन्होंने बताया कि हम ही खलीफा हैं। तो आपको मैंने बताया था तुर्कों के बारे में, ठीक। तो अब इसके बाद जो इन्वेजन होंगे ये तुर्कों का आक्रमण होगा। अरब तो देखिए, अरब तो वो थे जो वेस्टर्न एशिया की तरफ रहते थे, जो अपने मिडिल ईस्ट की तरफ रहते थे। तुर्क किधर रहते थे, सेंट्रल एशिया की तरफ, अपना जो रशिया चाइना वाला पार्ट है वहां रहते थे। इनके साथ कौन रहते थे, मंगोल। अब जैसे जैसे मंगोल बढ़ते गए, चंगेज खान के टाइम एक पावरफुल रूलर आया,
उसने सारे मंगोलों को इकट्ठा किया और तुर्कों को मार मार के वहां से भगाया। अब मार मार के भगाने के बाद वो कहाँ आए? ईरान आए। ठीक, और ईरान से फिर वो कहाँ आएंगे? इंडिया आएंगे। कौन कौन आएंगे? मोहम्मद महमूद गजनवी आएंगे, इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी आएंगे। ये सारे कौन थे? तुर्क थे। ठीक, तो ये जो अरबों ने जो आक्रमण करके सिंध को जीत लिया, इन्होंने तुर्कों को एक जमीन दे दी कि भैया वो भी यहां से जीत सकते हैं। तो तुर्कों के फ्यूचर में आक्रमण की पृष्ठभूमि यहीं से बन गई, अरब इन्वेजन से। क्योंकि कहीं पर भी आप पहली बार जब आप आक्रमण करके कब्जा कर लेते तो आपके लिए वो रास्ता खुल जाता है। ठीक, तो आप उसी रास्ते से दोबारा क्या कर सकते हैं? आक्रमण कर सकते हैं। तो इट पेव द वे फॉर विक्ट्री ऑफ तुर्क्स इन इंडिया विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑन लेटर। मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी के आक्रमण करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने मारा तराइन के युद्ध में। इसके बाद फिर जयचंद को खत्म किया और उसके बाद से मोहम्मद गौरी का एक तरीके से एक स्टेबल एम्पायर खड़ा किया। महमूद गजनवी ने स्टेबल एम्पायर कभी नहीं खड़ा किया भारत में। उसका काम था, आता था, भारत को लूटता था और वापस चला जाता था, उसका यही काम था। लेकिन इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने एक एस्टैब्लिश्ड एम्पायर बनाया। इन्होंने अपने गुलाम यहां पर बिठाए और इन्हीं के एक गुलाम थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक थे, फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। तो स्लेव डायनेस्टी से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, वो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ऐसे हुई। ठीक, तो पॉलिटिकल इंपैक्ट आपको समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपैक्ट की, तो अरबों ने जैसे जैसे यहां पर कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक, देखिए अरबों का एक बहुत अच्छा हुआ करता था ऊंट। ठीक, उस टाइम पर अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर रेत वेत बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ऊंट बहुत चलते हैं। ठीक, तो एक तरीके से ऊंटों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऊंटों का पालन यहां पर शुरू हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें डेट पाल्म की, डेट पाल्म मतलब होता है खजूर। देखिए खजूर आज भी अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में देखें तो आज भी खजूर की खेती वहां बहुत होती है, वहां खजूर बहुत चलता है। ठीक, तो खजूर की खेती शुरू हुई अरबों के आक्रमण के बाद से। तो एक तो क्या हुआ? ऊंटों का पालन शुरू हुआ। इसके अलावा क्या हुआ? खजूर की खेती शुरू हुई। ठीक है, कौन से रीजन में? सिंध रीजन में। ठीक, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो ऊंटों का पालन शुरू हुआ और दूसरा खजूर की खेती शुरू हुई। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो इन्होंने अपना एक सिक्का चलाया था यहां पर जिसका नाम था दिरहम। दिरहम क्या था? अरबी सिक्का था। तो सिंध रीजन में कौन सा सिक्का चलाया? अरबी सिक्का, दिरहम। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो अरब जैसे जैसे भारत पर आक्रमण, देखिए कोई भी जब आक्रमण करता है तो सबसे पहला रूट जो दो देशों के बीच में खुलता है वो है ट्रेड रूट। ठीक, तो जैसे ही अरबों से इनकी मुलाकात हुई, इंडियंस का क्या शुरू हो गया? ट्रेड शुरू हो गया उस रीजन में। मतलब वहां से क्या शुरू हो गया? ट्रेड शुरू हो गया, यूरोप अफ्रीका वाटरवेज के थ्रू। ठीक है, अब लैंड के भी थ्रू क्या होने लगा? ट्रेड होना शुरू हो गया। तो अरबों के आक्रमण से एक चीज और हुई, इकोनॉमिक इंपैक्ट ये पड़ा कि जो ट्रैवलिंग थी, ठीक है, ट्रेडिंग जो थी वो शुरू हो गई। क्लियर? वो क्या हो गया था? शुरू हो गया, क्योंकि रास्ता खुल जाता है ना। ठीक, एक रास्ता खुल गया। ठीक, तो क्या हो गई? इनकी ट्रेडिंग जो हो गई वो शुरू हो गई। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके इंपैक्ट की, तो इनका कल्चरल इंपैक्ट भी पड़ा। कल्चरल इंपैक्ट में ऐसा पड़ा कि भारत में जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट थे, मैथमेटिक्स मतलब डेसिमल सिस्टम, ठीक, इसके अलावा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे भारत की ही जनक रहे हैं। मैथमेटिक्स का जन्म भारत में ही हुआ है। ठीक, भारत से ये उधर गया, उधर से फिर मिडिल ईस्ट गया, मिडिल ईस्ट से यूरोप गया। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो संस्कृति में आदान प्रदान में जो मैथमेटिक्स में ये जो डेसिमल सिस्टम वगैरह था, ठीक, ये एक अरब स्कॉलर था, अल ख्वारिज्मी। कौन था ये? अल ख्वारिज्मी एक अरबिक स्कॉलर था जिसने इसको अरब दुनिया में और फिर यूरोप में बढ़ाया था। मतलब ये जो चीजें यहां से सीख के गया, इसने वहां पर इसको क्या किया? ट्रांसमिट किया। ठीक, तो कल्चरल इंपैक्ट में एक चीज ये पड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो इन्होंने बहुत सारी किताबों को, जो भारत की जो बहुत सारी किताबें थी, उनका अनुवाद किसमें किया? अरेबिक टेक्स्ट। उनको किसमें किसमें किया? अरबी भाषा में। अगर हम बात करें तो ये जो पंचतंत्र थी, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? एन उल मुकालफा। ठीक, कौन थे? एन उल मुकालफा। और इस किस नाम पे किया? कलील ए दिमन्ना। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। कलील ए दिमन्ना किसका ट्रांसलेशन था? पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी किताब थी? विष्णु शर्मा की किताब थी। किसकी किताब थी? विष्णु शर्मा की किताब थी, जिसको अरबिक भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? एन उल मुकल्फा ने। और किस किताब का नाम दिया था? कलीले दिमन्ना। तो आपको याद रखना है, कलीले दिमन्ना जो किताब थी वो किसकी थी? पंचतंत्र की किताब थी। क्लियर हुआ? ठीक, इसके अलावा दो और किताबों को, ठीक है, उसका भी अरेबिक ट्रांसफर किया गया था। एक था ब्राह्मण सिद्धांत और दूसरा था खानदान खंड। ये दो किताबें थी, एक था ब्राह्मण सिद्धांत और दूसरा क्या था? खानदान खंड। इनको भी अरेबिक टेक्स्ट में किसमें कन्वर्ट किया था? किसने कन्वर्ट किया था? अल फजरी। ठीक, अल फजरी ने किसमें ट्रांसलेट किया? किताबुल जिज। ठीक, तो दो किताबें थी, एक पंचतंत्र थी जिसको किसने कन्वर्ट किया अरबी भाषा में? एन उल मुकालफा ने। किस नाम से? कलीले दिमन्ना के नाम से। और दो किताबें और थी, ब्राह्मण सिद्धांत और खानदान खंड। इसको अरेबिक टेक्स्ट में किसने कन्वर्ट किया? अल फाजरी ने। और किस नाम से? कुताब उल जिज ने। किताब उल जिज के नाम से। क्लियर हुआ? तो किताबों का भी आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा बात करें तो इंडिया के जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, ठीक, उनको भी खलीफों के, ठीक, दरबार में रखा गया। ठीक, मतलब इंडियन स्कॉलर्स जो थे, मतलब यहाँ के जो चिकित्सक वगैरह थे, वो बड़े अच्छे थे। ठीक, तो इंडियन स्कॉलर्स को भी वहां भेजा गया। ठीक, इसके अलावा कई अरेबिक स्कॉलर्स भी भारत आए। इन्होंने भारत में भी बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे एक अरेबिक स्कॉलर थे अबू माशर। ठीक, इन्होंने किसकी विद्या सीखी? एस्ट्रोलॉजी। ठीक, तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा ली थी कहां? बनारस में। ठीक, तो ये क्या आए? भारत आए। तो इन्होंने क्या किया? भारत में 10 साल तक एस्ट्रोलॉजी की शिक्षा ली। कहां पे? बनारस में, अबू माशर। ठीक, तो यहां पर अगर आप कल्चरल इंपैक्ट देखें तो बहुत सारा स्टडीज का भी आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा किताबों का भी कन्वर्जन हुआ और स्कॉलर्स भी यहां से वहां गए और वहां से यहां आए। तो ये इनका कल्चरल इंपैक्ट पड़ा। तो आपको समझ में आया कल्चरल इंपैक्ट। पॉलिटिकल इंपैक्ट हो गया, इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया, और तीसरा क्या हो गया? कल्चरल इंपैक्ट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो इंपैक्ट था वो कई सारे शहर यहां पर बसाए गए। अरबों के द्वारा कई सारे शहर बसाए गए। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो मुल्तान को इन्होंने डेवलप किया। ठीक, इसके अलावा इन्होंने अपनी एक सिटी बनाई मंसौरा नाम से। किस नाम से सिटी बनाई? मंसौरा नाम से। और बाद में अरबों ने इसको सिंध की राजधानी बनाया। ठीक, अरबों ने सिंध में अपनी राजधानी किसको बनाया? मंसौरा को। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और सिटी बनाई थी अल मखूजा के नाम से। ठीक, अल मखूजा थी, ठीक है, जिसका पर्पस था अरबों का गुर्जर प्रतिहारों से बचाव। देखिए उस टाइम पर अगर हम वेस्टर्न गुजरात या सेंट्रल इंडिया की बात करें तो उस टाइम पर एक बहुत ही प्रफुर शासक था गुर्जर प्रतिहार। पढ़ चुके हैं अपन इनके बारे में। तो अरबों से क्या था? इनको बहुत ज्यादा दुश्मनी थी इनकी। देखिए अरब के एक राइटर थे सुलेमान। अरब के एक राइटर थे, कौन थे? सुलेमान। इन्होंने अपने टेक्स्ट में बताया कि गुर्जर प्रतिहार जो थे ये अरबों के बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मन थे। मतलब अगर इनके राजाओं के सामने अरबों का नाम भी ले लिया जाता था तो वो तुरंत उनकी जो हाथ था वो अपनी तलवार की तरफ चला जाता। मतलब इस हद तक गुर्जर प्रतिहार नफरत करते थे अरबों से। तो अरबों से बचने के लिए, अरबों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने एक और शहर बसाया था, अल मखूजा। ठीक, अल मखूजा एक शहर बसाया था अरबों से आक्रमण से बचने के लिए। क्लियर हुआ आपको? ठीक, तो ये अरबों के इन्वेजन के इंपैक्ट थे। तो आई होप कि आपको पूरा अरब इन्वेजन समझ में आया होगा। सबसे पहले जो अरब आक्रमण किया था वो 636 एडी में हुआ था आक्रमण। उस टाइम पर जो खलीफा थे वो उमर थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर अल वालिद,
ठीक है। अल वालिद जो थे खलीफा बने, उन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा सिंध पर आक्रमण करने के लिए 711 एडी में, और फिर सिंध का हमने पूरा आक्रमण देखा। फिर हमने इनके रीजंस देखे कि क्या रीजंस थे इनके आक्रमण करने के, और फिर इसके बाद हमने इनका इम्पैक्ट देखा। तो आई होप कि आपको अरब इन्वेजन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएगा तुर्क इन्वेजन। अब हम देखेंगे महमूद गजनवी को, फिर उसके बाद देखेंगे मोहम्मद गौरी को, और उसके बाद फिर हम एंटर कर जाएंगे दिल्ली सल्तनत में। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, इसके बाद भी अगर आपको डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।